सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 34th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे 4th चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स का 3rd वीडियो है, जिसमें कि हम डिमांड ड्राफ्ट्स के मीनिंग एंड फीचर्स एंड एटीएम के मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड ड्राफ्ट। सो डिमांड ड्राफ्ट का मीनिंग क्या कहता है कि अ डिमांड ड्राफ्ट और अ बैंक ड्राफ्ट इज अ negotiable instrument similar to a bill of exchange. It is a type of check or a written document issued by a bank branch either to a branch of the same bank or to the branch of another bank in favor of the third party concerned. It is payable to the receiver mentioned in it or to his order. In this, the bank branch issuing the demand draft orders the other bank branch to pay the amount to the concerned receiver. The person who wants to transfer funds fills a form available with the bank. The form duly filled along with the draft amount and commission is paid to the bank issuing the draft. The draft is sent to the receiver by post or courier. The receiver goes to the mentioned bank branch and collects the amount from that branch. Now demand drafts are also available online, and these drafts available online are known as online demand drafts. Here the entire process is carried out digitally. So demand drafts क्या होते हैं? Demand drafts भी एक तरीका होता है पैसा भेजने का। ये भी RTGS एंड NEFT की तरह पैसा भेजने का ही एक तरीका है, लेकिन इसका काम करने का तरीका उन सबसे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि एक बैंक जो होती है वो एक चेक या फिर एक चेक से मिलता जुलता चीज जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं वो अपने ब्रांच के ऊपर दे देती है या फिर किसी दूसरे बैंक ब्रांच के ऊपर दे देती है। एंड वो उससे क्या बोलती है उस ब्रांच को जिसके ऊपर वो इशू कर रही है कि आप इस आदमी को उतना पैसा दे दीजिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो कि वो दूसरे बैंक ब्रांच के ऊपर देती है, जिसके अंदर में उस बैंक ब्रांच को उतना पैसा उसको पे करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट इतना सही क्लियर नहीं हो जाएगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि हमें ये समझना बहुत आसान हो जाए। अब मान के चलिए आप रहते हैं कोलकाता में एंड आपका एक दोस्त रहता है मुंबई में। अब आप अपने दोस्त जो कि मुंबई में रहता है उसको पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो आप पैसा कैसे भेज सकते हैं? आप उसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पैसा भेज सकते हैं। तो अगर आप उसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको कोलकाता के उस बैंक में जाना पड़ेगा, जिसको कि हम यहाँ पे XYZ बैंक ले लेते हैं। आपको उस बैंक में जाके उस बैंक को बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने इस दोस्त को जो कि मुंबई में रहता है उसको पैसा भेजना है एंड मुझे इसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजना है। तो वो जो बैंक है वो आपको एक फॉर्म दे देगी एंड आपको वो फॉर्म फिलअप करके देना होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको पैसा भेजना चाहते हैं, उसका एड्रेस क्या है, आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं, और भी जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे उस फॉर्म में होगा वो आपको वहां पे भर देना होगा। आपने जैसे ही वहां पे वो फॉर्म भर दिया तो वो फॉर्म भर देने के बाद आपको वो फॉर्म उस बैंक को देना पड़ेगा। अब वो फॉर्म दे देने के बाद बैंक आपको क्या करेगी, जितना आपने अमाउंट भेजा है वो उसका एक डिमांड ड्राफ्ट दे देगी। तो वो डिमांड ड्राफ्ट में क्या लिखा होगा? डिमांड ड्राफ्ट में ये लिखा होगा कि आपका दोस्त जिस बैंक ब्रांच के साथ फेवरेबल होता है, मतलब ये कि आपका दोस्त जिस बैंक के पास सबसे ज्यादा या फिर जिस बैंक के पास जाना उसके लिए सुविधा वाला होता है, उस बैंक ब्रांच का उसमें नाम लिखा होगा। एंड वो जो बैंक जिसके पास आपने जाके वो डिमांड ड्राफ्ट लिया था वो उस बैंक ब्रांच को क्या बोलेगी कि देखिए मैंने इस आदमी से कोलकाता में इतना अमाउंट के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट लिया है एंड मैंने इस डिमांड ड्राफ्ट का पेमेंट अपने में ले लिया है एंड मैंने इसको उसके बदले में इतना रुपया का डिमांड ड्राफ्ट दिया है। तो मान के चलिए आपने अपने दोस्त को 50,000 रुपया भेजना चाहा एंड आपने उस बैंक के पास 50,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बना लिया है। सो बैंक जो है आपको एक 50,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट दे देगी, जो कि आपके दोस्त के बैंक को ये ऑर्डर देगी कि उस बैंक को आपके दोस्त को 50,000 रुपया देना है। तो बैंक ने आपको डिमांड ड्राफ्ट 50,000 रुपया का बना के दे दिया है। अब अगर ये पैसा आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इस डिमांड ड्राफ्ट को अपने दोस्त के पास भेजेंगे। अब आप इसको जैसे भी भेज सकते हैं, या तो पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से आप उस तरीके से उसके पास वो डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं। तो जैसे ही आपने उस दोस्त के पास अपना डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया है तो आपका दोस्त क्या करेगा कि उस डिमांड ड्राफ्ट को ले जाके जिस बैंक ब्रांच का नाम उसमें
दिया गया होगा वो उस बैंक ब्रांच के पास जाके वो पैसा वहां से ले लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपको पैसा भेजना था तो वो पैसा आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजा, एंड आपके दोस्त को पैसा रिसीव करना था तो वो पैसा भी उसने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रिसीव कर लिया। तो ये होता है एक डिमांड ड्राफ्ट, एंड ये होता है कि वो किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी जिसको पैसा भेजना है वो अपने नजदीक के किसी बैंक के पास जाके एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेता है, एंड उस डिमांड ड्राफ्ट को जो है वो अपने जिस आदमी को भेजना है या फिर जिस दोस्त को भेजना है उसके पास उसको पहुंचा देता है। अब जिसके पास वो डिमांड ड्राफ्ट पहुंच जाता है वो उस डिमांड ड्राफ्ट को जिस बैंक का नाम उसमें दिया गया है उस बैंक के पास ले जाके उतना अमाउंट वहां से कलेक्ट कर लेता है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक पैसा भेजने का तरीका है जिसमें कि हम एक चेक या फिर उससे मिलता जुलता पेपर डॉक्यूमेंट के थ्रू पैसा भेजते हैं। तो आइए डिमांड ड्राफ्ट को डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। अ डिमांड ड्राफ्ट और अ बैंक ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑर्डर है कि एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ पैसा पे करने वाला है, मतलब कि आप अपने दोस्त को एक पैसा पे करने वाले हैं एंड वो ऑर्डर इसमें लिखा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ चेक और written document issued by a bank branch either to a branch of the same bank or to the branch of another bank in favor of the third party concerned। अब ये जो होता है एक बैंक ब्रांच या तो खुद के बैंक ब्रांच के ऊपर देती है या फिर दूसरे बैंक ब्रांच के ऊपर देती है। अब ये जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक चेक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक बैंक या तो अपने बैंक के ब्रांच के ऊपर ही इशू करती है या फिर दूसरे बैंक के ब्रांच के ऊपर इशू कर देती है इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, मतलब एक थर्ड पार्टी के फेवर में इशू होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोलकाता का जो XYZ बैंक था उसने मुंबई के XYZ बैंक के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट दिया जिसमें कि थर्ड पार्टी था वो रिसीवर जो कि रिसीव करने वाला था। इट इज पेबल टू द रिसीवर मेंशन्ड इन इट और टू हिज ऑर्डर। अब ये जो होता है उस रिसीवर को पेबल होता है या फिर उसके ऑर्डर पे पेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है वो या तो उस रिसीवर को पेबल होगा या फिर उस रिसीवर के ऑर्डर के ऊपर पे होगा, मतलब वो पैसा या तो रिसीवर के पास जाएगा या फिर रिसीवर जैसा बोलता है वो पेमेंट उस तरीके से होगा। In this, the bank branch issuing the demand draft orders the other bank branch to pay the amount to the concerned receiver. The person who wants to transfer funds fills a form available with the bank. The form duly filled along with the draft amount and commission is paid to the bank issuing the draft. The draft is sent to the receiver by post or courier. The receiver goes to the mentioned bank branch and collects the amount from that branch. अब ये इसका फंक्शनिंग का तरीका है कि जो कि हमने समझ ही लिया है कि हम एक बैंक के पास जाके एक डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, हम उस डिमांड ड्राफ्ट को अपने जिस रिसीवर को देना है उसके पास भेजते हैं एंड वो रिसीवर उस बैंक के पास जाता है जिस बैंक के पास उसको जाना होगा उस डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से वहां से पैसा ले लेता है। नाउ डिमांड ड्राफ्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन एंड दिस ड्राफ्ट अवेलेबल ऑनलाइन आर नोन एज ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट्स। हियर द एंटायर प्रोसेस इज कैरीड आउट डिजिटली। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये अब ऑनलाइन हो चुका है, जैसे हर एक सर्विस अब ऑनलाइन हो चुका है, सिमिलरली डिमांड ड्राफ्ट्स भी अब ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं एंड वो डिमांड ड्राफ्ट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट्स। हियर द एंटायर प्रोसेस इज कैरीड आउट डिजिटली। एंड यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो डिजिटली ही कैरी आउट होगा। सो डिमांड ड्राफ्ट कुछ नहीं है, ये बस एक पैसा भेजने का तरीका है जिसमें कि हम पेपर डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजते हैं एंड ये अब ऑनलाइन भी अब अवेलेबल है जिसमें कि काम तो सेम होता है लेकिन वो सब कुछ डिजिटली होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स। सो द फीचर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट फीचर है नो डिसऑनर। अ डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड बाय एनीवन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो किसी भी आदमी के द्वारा डिसऑनर नहीं किया जा सकता। मतलब एक डिमांड ड्राफ्ट को कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि मैं इसे नहीं मानता हूं, मैं इसके बदले में पैसा नहीं दे सकता हूं। एक डिमांड ड्राफ्ट एक बार अगर इशू हो गया तो वो जिस किसी के पास भी उसको जाना है उसके पास उसको जाना होगा एंड जिसके पास वो जाएगा उसे उसको ऑनर करना होगा। इट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड बाय एनीवन। आपका रिसीवर इसे डिसऑनर करके ये नहीं बोल सकता कि मैं अब इसे नहीं लेना चाहता हूं एंड ना ही वो बैंक बोल सकता है कि मैं इसके बदले में पैसा नहीं लेना चाहता हूं। वो किसी भी स्टेज में डिसऑनर नहीं हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाते हैं लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो है वो डिसऑनर नहीं हो सकते हैं। इसका पेमेंट किसी भी हाल में कर देना होगा, इसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं पेमेंट करने का। इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होता है, कोई भी आदमी इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे सकता है कि ये कंडीशन है तो इस कारण से हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो सकता है। ये एक अनकंडीशनल
अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें कि पेमेंट किसी भी हाल में होना पड़ेगा। विदाउट एनी कंडीशन द पेमेंट हैज टू बी डन। वो जो बैंक है वो किसी भी हाल में नहीं बोल सकता कि ये कंडीशंस है हमारे जिसकी वजह से हम आपको पेमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। इन एनी कंडीशन, जो भी सिचुएशन हो, इसका पेमेंट वहां पे हो ही जाना है। इसीलिए इसको बोला गया कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। इसका पेमेंट जो है वो किसी भी कंडीशन के ऊपर नहीं होता है कि ये कंडीशन होगा तब जाके पेमेंट होगा। कोई भी कंडीशन हो, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, पेमेंट होना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल टू एवरीवन। द ड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर पीपल रिगार्डलेस ऑफ देम हैविंग अ बैंक अकाउंट और नॉट। एनीवन हु वांट्स टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू एन इंस्टीट्यूशन और टू समवन विद अ प्रूफ ऑफ पेमेंट कैन इशू अ डिमांड ड्राफ्ट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। डिमांड ड्राफ्ट हर एक आदमी के लिए अवेलेबल है, चाहे उनके पास बैंक अकाउंट हो या चाहे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं हो। भले ही डिमांड ड्राफ्ट बैंकिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें भी हम बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट या फिर बिना बैंक अकाउंट के भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए बैंक अकाउंट होना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी अगर हम अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी हम उसको भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली देखा जाए तो हमारे बैंक अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हम सिंपली एक बैंक के पास जाके एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं एंड उस बैंक अकाउंट से वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम किसी दूसरे को वो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो बैंक्स के बीच में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो रहा है, वो हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर नहीं हो रहा है। सो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये किसी के लिए भी अवेलेबल है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इससे बेनिफिट कर सकता है एंड ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिमांड ड्राफ्ट्स कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट गारंटीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट मेंशनिंग द नेम ऑफ द पेई। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन एट एनी सिचुएशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं वो एक प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, मतलब वो एक प्रॉमिस होता है जो कि एक रिसीवर को किया जाता है कि उसको वो पेमेंट होगा ही होगा। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें एक रिसीवर को ये बोला जाता है कि तुमको इतना अमाउंट का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तुमको इतना पैसा जो है वो मिलना ही है, तुमको ये पैसा किसी भी हाल में मिल के ही रहेगा। ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड डिमांड ड्राफ्ट एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ये भी आता है कि ये किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब ये कि अगर मैंने अपने दोस्त को ये इशू किया है तो मेरा दोस्त बाद में चल के ये नहीं बोल सकता कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुम मेरे दोस्त को दे दो। नहीं, ये किसी भी दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ये उसी आदमी के पास जाएगा जिसका नाम उसमें मेंशन्ड है, वो किसी और आदमी के पास नहीं जा सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है अश्योर्ड सेफ एंड ऑन टाइम पेमेंट। डिमांड ड्राफ्ट अश्योर सेफ एंड ऑन टाइम पेमेंट बिकॉज द ड्रावर हैज टू पे बिफोर इशूइंग डिमांड ड्राफ्ट टू द बैंक, whereas checks can be issued without ensuring the sufficient funds in the bank account. Therefore checks can bounce but drafts cannot. So they assure a safe and on time payment. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो एक सेफ एंड ऑन टाइम पेमेंट अश्योर करते हैं। वो एक सेफ मेथड है पेमेंट करने का एंड ये एक अश्योर्ड मेथड है। अब वो कैसे है इसको समझिए। मान के चलिए मैं अगर किसी को चेक के द्वारा पेमेंट करता हूं तो चेक्स के पेमेंट के केस में क्या हो जाता है कि कभी कभी जो चेक इशूअर होता है, जो कि चेक इशू करता है, वो अपने बैंक के स्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा इशू कर देता है। मतलब ये कि अगर उसके पास अगर सिर्फ अपने अकाउंट में 5,000 रुपया ही है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी 6,000 रुपया तक का या फिर 7,000 रुपया तक का भी चेक इशू कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब तक चेक बैंक एक्सेप्ट ना कर ले, अगर तब तक वो पैसा नहीं जुगाड़ हो पाता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। मतलब ये कि जो आदमी उस चेक को बैंक में लेके जाएगा, अगर उस केस में जितना पैसा उसमें मेंशन्ड है, अगर वो पैसा उस बैंक अकाउंट में नहीं हुआ तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज होता है ये डिमांड ड्राफ्ट में नहीं होता है। अब वो कैसे नहीं होता है इसको समझिए। आप डिमांड ड्राफ्ट में क्या करते हैं? पैसों का ट्रांसफर करते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट में पैसों का ट्रांसफर करने से पहले आप पैसा ट्रांसफर करने से पहले ही पैसा पेमेंट कर देते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं, सो बिफोर ट्रांसफरिंग माई अमाउंट मुझे पैसा पेमेंट कर देना होता है। मैं अगर अपने कोलकाता वाले बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट मांग रहा हूं तो बैंक मुझे डिमांड ड्राफ्ट तब तक नहीं देगी जब तक मैं उसे वो पैसा ना दे दूं। सो ऐसे में हो क्या रहा है कि जितना भी पैसा ट्रांसफर होना है वो पहले ही बैंक को मिल जा रहा है, जबकि चेक में वो नहीं हो रहा है। सो डिमांड ड्राफ्ट में क्या हो रहा है कि क्योंकि वो पैसा पहले ही मिल जा रहा है तो इसकी वजह से इसमें कोई घपलेबाजी का केस नहीं है। इसमें बाद में जाके ये नहीं हुआ कि रिसीवर को पैसा देते वक्त जितना भी अमाउंट था उतना आपका पेमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा पहले ही ले लिया गया, इसमें घपलेबाजी का कोई चांस ही नहीं आता है। जबकि चेक में ये हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर
7,000 रुपए का चेक दे दिया जबकि आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया ही था, तो ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं है। सो इसकी वजह से जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं वो एक सेफ एंड एक ऑन टाइम पेमेंट का एक सोर्स बन जाते हैं। इसमें पैसा एक सिक्योर्ड वे में जा सकता है, इसमें घपलेबाजी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बियर्स नो स्टैंप। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट बियर्स नो स्टैंप ऑन इट। एक डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगा होता है कि ये बिना स्टैंप का ही होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेबल ऑन डिमांड। अ डिमांड ड्राफ्ट इज पेबल ऑन डिमांड व्हिच मींस दैट इट इज पेबल ओनली व्हेन द पेई आस्क्स फॉर इट। अब डिमांड ड्राफ्ट इज पेबल ऑन डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड ड्राफ्ट में जो अमाउंट जो कि पे होना है वो तभी होगा जब वो पेई या फिर जिसको वो पैसा पे होना है वो उसकी मांग करे। मतलब ये कि अगर मैंने अपने दोस्त को वो पैसा दिया है तो वो दोस्त हो जाता है पेई। अब जब तक मेरा वो दोस्त डिमांड ड्राफ्ट के बदले में पैसा नहीं मांगेगा या फिर उसके बदले में कोई ऑर्डर नहीं देगा तब तक उससे दूसरा आदमी पैसा नहीं मांग सकता है। मेरे दोस्त का कोई रिश्तेदार नहीं बोल सकता है कि मुझे इसके बदले में पैसा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस आदमी के नाम पे वो डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है ओनली दैट पर्सन कैन अवेल द मनी, कोई और वो पैसा अवेल नहीं कर सकता है। अगर मेरा डिमांड ड्राफ्ट मेरे दोस्त के ऊपर है तो सिर्फ मेरा दोस्त ही उससे पैसा ले सकता है, कोई और आदमी उससे पैसा नहीं ले सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है वैलिडिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग। अब जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो अपने इशू डेट से 3 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। 3 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाते हैं। अगर आपने 3 महीने में उसके बदले में पेमेंट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने बाद वो इनवैलिड हो जाएंगे और उसके बाद आपको दूसरे प्रोसेस के थ्रू उसे फिर से रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा, उसे फिर से नया से बनाना पड़ेगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एटीएम या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो एटीएम का डेफिनेशन क्या कहता है कि एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस दैट इनेबल्स बैंक कस्टमर्स टू परफॉर्म वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज कैश विथड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, फंड्स ट्रांसफर्स और अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज एट एनी टाइम एंड विदाउट द नीड फॉर डायरेक्टली गोइंग टू अ बैंक ब्रांच विद अ मैग्नेटिकली इनकोडेड प्लास्टिक कार्ड। सो एटीएम क्या होता है? एटीएम एक मशीन है या फिर एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके द्वारा जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को बिना बैंक को फिजिकली विजिट किए, बिना बैंक में फिजिकली गए, खुद घर से ही ले सकते हैं। उन्हें जो होता है बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उन सारे चीजों को एक मशीन के द्वारा ही ले सकते हैं। वो पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, वो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर इंक्वायरीज कर सकते हैं। सो ये सारा काम वो बिना किसी बैंक में फिजिकली गए एंड बिना किसी झंझट में पा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मशीन के द्वारा। सो एटीएम क्या होता है? एटीएम का सिंपल मतलब हुआ एक ऐसा मशीन जिसके द्वारा हम बैंकिंग एक्टिविटीज को अवेल कर सके विदाउट इवन फिजिकली विजिटिंग द बैंक ब्रांच। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो एटीएम का फीचर्स। सो द फीचर्स ऑफ एटीएम आर एज फॉलोज। फर्स्ट फीचर है कन्वीनियंस टू यूजर्स। एटीएम्स प्रोवाइड कन्वीनियंस टू यूजर्स एज दे मेक बैंकिंग सर्विसेज सच एज withdrawals of cash, depositing cash, checking account information, etc. available to them easily. The customer is not required to physically visit the bank branch. This saves the time and money of the customer. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एटीएम जो है वो अपने यूजर्स को कन्वीनियंस देता है, वो अपने यूजर्स को बहुत तरह का सुविधा देता है। कैसे? ऐसे कि हम एटीएम्स की मदद से बिना किसी बैंक में फिजिकली विजिट किए ही बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं, जैसे कैश को विथड्रॉ करना हुआ या फिर कैश को डिपॉजिट करना हुआ, अपने बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हुआ। सो ये सब चीजों के लिए हमें बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। हम इन सब चीजों को एक मशीन के द्वारा ही पा सकते हैं जो कि हमारे घर के आसपास में लगी हो। सो ये पॉइंट यही कहता है कि एटीएम्स जो होते हैं वो अपने यूजर्स को कन्वीनियंस देते हैं कि वो एटीएम्स की मदद से सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट फिजिकली विजिटिंग द बैंक ब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट है 24/7 सर्विस। मोस्ट ऑफ द ATMs remain open 24 hours a day, making banking services available to the customers whenever they require. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि majority of the ATMs जो होते हैं वो लगभग में हमेशा ही खुले रहते हैं। So क्योंकि ATMs हमेशा खुले रहते हैं, so because of this जो बैंकिंग के सर्विसेज होते हैं वो सर्विसेज यूजर्स को जब भी यूजर्स का मन हो तब अवेलेबल हो जाता है। हमें जब भी बैंक का काम हो हम ATM के थ्रू उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ATMs 24 घंटा खुला हुआ है। हाँ, कुछ होते हैं जो कि 24 घंटे नहीं खुले रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 24 घंटे खुले रहते हैं। उसकी मदद से हम बैंक एक्टिविटीज को 24 घंटे कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द बैंक। ATMs reduce the workload of
of the banks to a great extent as the burden of work gets divided over a number of machines, thus reducing work pressure on the bank employees. अब देखिए एटीएम जो है वो एक मशीन है एंड एक मशीन का जो वर्कलोड लेने का क्षमता होता है, एक मशीन का जो काम लेने का क्षमता होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा होता है. सो इन द सेम मैनर एक एटीएम भी जो होता है वो एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा वर्कलोड ले सकता है. सो क्योंकि एटीएम्स बहुत ज्यादा वर्कलोड ले लेते हैं तो इसकी वजह से एक बैंक का जो वर्कलोड होता है वो बहुत सारे एटीएम्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एंड बहुत सारे एटीएम्स के ऊपर वर्कलोड डिपॉजिट हो जाने की वजह से वो बहुत सारे एटीएम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड बहुत सारे एटीएम्स के ऊपर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से जो बैंक का ऊपर खुद का प्रेशर है वो कम हो जाता है. तो इसकी वजह से जो बैंक का वर्कलोड है वो घट जाता है एंड बैंक चैन से काम कर सकती है. सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए. एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए. तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए. और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए. एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद.